और इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जुड़ गए हैं। नाना, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है सर? अब तो 3:30 बजे का वक्त होने जा रहा है, क्या रिपोर्ट आ रही है पूरे महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र में रुझान महाविकास आघाड़ी के तरफ है और बड़े पैमाने में महाराष्ट्र की जो भ्रष्टाचारी, महाराष्ट्र द्रोही, शिवद्रोही और महाराष्ट्र को गुजरात में गिरवी रखने वाली जो सरकार थी, वो सरकार को लोगों ने सत्ता से बाहर करने का निर्णय लिया है। किसानों में सबसे ज्यादा गुस्सा है, हमारे युवाओं में ज्यादा गुस्सा है, महिलाओं में गुस्सा है, गरीबों में तो महंगाई की वजह से गुस्सा है ही। और ये सब चीजों को देखते हुए महाराष्ट्र में लोगों ने तय कर लिया है और जो वोटों का रुझान जो आ रहा है और हमारे तरफ जो मैसेज आ रहे हैं पूरे महाराष्ट्र से, वो महाविकास आघाड़ी के ही आ रहे हैं। मैं एक एक करके थोड़ा रीजन पर आपसे बात कर लेती हूँ नाना। और इस वक्त आप खुद जहां पर मौजूद है, विदर्भ रीजन, ये तो आपकी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए सबसे स्ट्रांग होल्ड वाला रीजन कहा जा रहा है। यहाँ पर 36 सीटें तो ऐसी है जहां पर आपका और भारतीय जनता पार्टी का एकदम सीधा डायरेक्ट मुकाबला है। एकदम क्लियर है, विदर्भ में बीजेपी और कांग्रेस सीधी लड़त है। और मैंने शुरुआत में मेरे स्पीच में कहता था कि देवेंद्र फडणवीस भी चुनाव हार सकते हैं, और वो स्थिति आज हो गई है। देवेंद्र फडणवीस के भी मतदार संघ में जो वोट जो गिर रहे हैं वो कांग्रेस के फेवर में गिर रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के हारने की बात कर रहा था, तो वो सच भी निकल सकती है, ऐसी परिस्थिति आज है। और इसलिए विदर्भ में कम से कम 45 से 50 के बीच में महाविकास आघाड़ी की सीटें चुन के आएंगी, ये स्थिति आज है। पिछली मर्तबा अमरावती जिले की बात करूं, 8 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास आई थी। इस बार आपकी क्या उम्मीद है? इस बार हमारी 5 सीटें वहां पे चुन के आएंगी और महाविकास आघाड़ी पकड़ के 7 सीटें वहां पे आएंगी। लेकिन आप जो बात करें देवेंद्र फडणवीस की सीट की भी, पिछली बार 49,000 वोट से वो चुनाव जीते थे। इस बार आपको क्यों लग रहा है चुनाव हार जाएंगे देवेंद्र? देखो, लास्ट टाइम वो सीएम थे और सीएम का चेहरा था। इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार जो देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनने का मौका मिला, अभी डीसीएम है, और आपको पता होगा कि एक बारिश में पूरा नागपुर पानी के अंदर आ गया था। तो उसका गडकरी और फडणवीस का जो फेलियर था वो उसमें सामने आया। और वो जो बोलते कि हमको विकास के लिए वोट मारेंगे, तो लोगों ने इनका विकास देखा कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। तो इसलिए जो स्थिति है, अब 39,000, अगर एक सीएम के कैंडिडेट को, सीएम रहने वाले आदमी को 49,000 का लीड अगर रहता है, तो आप समझ लीजिए कि वो कितना डाउन होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब विदर्भ के बाद एक बार मैं बात कर लेती हूँ उत्तरी महाराष्ट्र की। जैसे कांग्रेस विदर्भ में स्ट्रांग होल्ड रखती है, उत्तरी महाराष्ट्र में ठीक ऐसी ही पोजीशन पिछले चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की रही। 35 में से 20 सीटें वहां से बीजेपी ने जीती। क्या इस बार पासा कुछ पलट रहा है उत्तरी महाराष्ट्र में? बिल्कुल है, बीजेपी को लॉस होगा वहां पर। कांग्रेस की सीटें भी बढ़ेगी और महाविकास आघाड़ी की भी सीटें वहां बढ़ेगी। ये अगर मुंबई की भी बात करें सर, मुंबई एक ऐसा रीजन रहा, आपने 36 में से 30 सीटें पिछले इलेक्शन में लड़ी थी और अब आप केवल 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और कई सीटें तो ऐसी है जहां पर सीधे सीधे ट्रायंगुलर फाइट दिखाई दे रही है। मसलन वर्ली की बात कर ले, माहिम की बात कर ले, बांद्रा ईस्ट, मानखुर्द, शिवाजी नगर की बात कर ले। बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ का चुनाव। है तो है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई, ये 2 चीजों में शहरों में बहुत आग लगी हुई है और बीजेपी ही उसके पीछे का मेन सूत्रधार है। ये लोगों के दिमाग में बैठा है और इसलिए अनपेक्षित चुनाव, ये रिजल्ट आएंगे अनपेक्षित रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि मुंबई में भी महाविकास आघाड़ी अच्छा रोल करेंगी। अच्छा, ये वोट जिहाद का मुद्दा भी इस बार बहुत सुर्खियों में रहा। आपसे जुड़ने से पहले, थोड़ी देर पहले, नितिन गडकरी जी को भी हम सुन रहे थे, वो ये कहे थे कि वोट जिहाद तो हुआ है, किसी एक पक्ष को एक तरफ मोड़ने की कोशिश की गई, मुस्लिम कम्युनिटी को कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई। तो क्या इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है या उल्टा नुकसान तो नहीं हो गया? हिंदू वोटर तो नहीं छूट गया? जिनको संविधान ही एक्सेप्ट नहीं है, ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करे तो अच्छा है।
मैंने वोट किसको करना, कौन से कम्युनिटी की, कौन से धर्म के लोगों ने किसको वोट करना, वो उनका राइट्स है। लेकिन उनने किसी को वोट करा तो वोट जिहाद। फिर कल विनोद तावड़े ने जो पैसे बांट रहा था, तो क्या नोट जिहाद था? क्या उनका देवेंद्र फडणवीस का पीए जो वानखेड़े था, जो आर्मी में खड़ा है, उसके दारू मिली, तो वो क्या दारू जिहाद था? आखिरी वर्धा जिला दारूबंदी है वहां पर, जहां पर ये दारू छपड़ी गई है उनके उम्मीदवार के यहाँ, तो क्या वो दारू जिहाद बोलेंगे? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और कल मराठी ब्राह्मणों ने यहाँ पर एक फतवा जारी कर दिया कि बीजेपी को वोट करो, तो उसको हम वोट जिहाद बोलेंगे? किसी धर्मगुरु और किसी धर्म के जाति के लोगों ने अगर बोला है तो ठीक है, लोगों ने करना नहीं करना उनकी जवाबदारी होती है। लेकिन किसी को वोट जिहाद बोलकर उनके वोटों का अपमान करना, यह संवैधानिक व्यवस्था का विरोध करने जैसी है, और बीजेपी वो कर रही है। तो जो कल आपने पूरा देश ने देखा, विनोद तावड़े जो राष्ट्रीय महासचिव है बीजेपी के, तो उनने जो कल जो पूरा महाराष्ट्र को जिस तरह से पूरे देश ने देखा कि बीजेपी पैसे बांटकर सत्ता में आने के लिए कोशिश कर रही है, सत्ता से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से पैसा और फिर सत्ता, ये जो चरित्र है जो बीजेपी का, तो वो कल देश के सामने आया है। तो वोट जिहाद का कुछ नहीं चलेगा महाराष्ट्र में। ये लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सर, ये आज लेकिन बीजेपी तो उल्टा आरोप लगा रही है। वो ये कह रही है कि ये बिटकॉइन का क्या मामला है, कैसे पैसों का लेन देन हुआ है, इस ऑडियो में जिसकी आवाज है, उन्होंने तो सीधा सीधा आरोप लगाया। अजीत पवार तो कह रहे थे कि सुप्रिया ताई जैसी आवाज लगती है, और दूसरे वो शख्स है जिनके साथ सालों हमने काम किया, ऐसा लगता तो है आप ही की आवाज है। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, हमने तो FIR दर्ज कर दिया, हमने लीगल नोटिस भी भेज दिया, हमने चैनल को भी ये कह दिया कि जब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे, जब तक आप दिखाओ मत। तो हम चैनल को भी नोटिस भेजेंगे, क्योंकि जो चीजें हमने किया ही नहीं है उस बात को। और रही वो रविंद्र पाटिल जो IPS अधिकारी, वो तो खुद ही फ्रॉड है। वो कौन सा IPS है? वो तो IPS है, IPS हुआ ही नहीं हो। लेकिन बीजेपी ऐसे नकली IPS को लाके जुमलेबाजी कर रही है। और वो जो आपने ऑडियो देखी है, ऑडियो सुनो आप, तो मैं कोई साउथ वाला आदमी तो हूं नहीं, मैं महाराष्ट्र का आदमी हूँ। मेरी हिंदी और उनकी हिंदी में कितना फर्क है आप वो भी देख सकती हो। मैं कौन सा गौरव कौन है क्या है, मेरा कोई कभी नहीं। बीता गुप्ता हमारे IPS अधिकारी है, हमारे यहाँ पुणे में पुलिस कमिश्नर था। मैं जब स्पीकर था तो कई प्रकरण में मेरे पास उनको आना पड़ता था। मैं तो कभी किसी अधिकारी को फोन भी नहीं करता। लेकिन जिस तरह से ये कल की जो विनोद तावड़े का और वो देवेंद्र फडणवीस के PA का जो कैंडिडेट है आरबी का, जो दारू छपड़ी गई, उसको दबाने के लिए रात बेरात इस तरह का आरोप लगाकर ये किया। तो हमने आज लीगल नोटिस भी भेजा है। उनका बीजेपी का जो प्रवक्ता है त्रिवेदी, उनको भी, और वो कौन राजेंद्र पाटिल क्या नाम है उसका, जी उसको भी, ये तो IPS को भी। नहीं देखिए नाना, क्या है कि अब जो भी सच होगा, आपने कंप्लेन कर दी है, नोटिस आपने भेज दिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। और 288 विधानसभा सीटों पर आज जनता भी अपना जनादेश दे रही है। आपके दावे कितने सही साबित होते हैं उसके लिए 23 तारीख का इंतजार और आपके वक्त की भी दरकार रहेगी। बहुत शुक्रिया नाना, धन्यवाद।